जी हाँ मित्रों, आजकल ये शी जिनपिंग का नया चल रहा है कि वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करके पतली गली से निकल रहा है। तो क्या अमेरिकन इकोनॉमी को बर्बाद करने का ये चीन का मास्टर स्ट्रोक है, या फिर कि उसकी मजबूरी है उसे अपना रिस्क कम करना है, या सच में मास्टर स्ट्रोक है और ये एक म्यूचुअली अश्योर्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन एमएएफडी है? चलिए समझते हैं। जी हाँ मित्रों, कुछ दिनों से ये समाचार चल रहे हैं कि कैसे चाइना अमेरिका के बॉन्ड का सेल ऑफ कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, और इससे क्या अमेरिका की कमर टूट जाएगी? समझते हैं। असल में 2-3 मिनट का ये मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे की आपको थियरी और कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा। हमें आज समझना ये युआन अंडर वैल्यूड है, ऐसा जब आरोप लगता है तो क्या बोल रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, चाइना क्यों बॉन्ड सेल ऑफ कर रहा है अमेरिका के, डी डॉलराइजेशन या डी रिस्किंग क्या होता है, और ये एमएएफडी म्यूचुअली एश्योर्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन क्या होता है, और क्या चीन इस फिराक में है। सबसे पहले अंडर वैल्यूड युआन क्या है। मान लीजिए $1 की कीमत तो 5 युआन से बदल के हो जाए $1 की कीमत 7 युआन। इसका मतलब क्या, डॉलर महंगा हो गया, स्ट्रांग हो गया, और युआन वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। और ये चीज़ चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी मानी जाती है, बशर्त है कि इन्फ्लेशन, महंगाई में कोई बदलाव ना आया हो। अब आप कहते हैं ऐसा कैसे? मान लीजिए 500 ग्राम चाय की वैल्यू इंडिया में ऐसी हो कि 80 रुपीज़ की 500 ग्राम चाय है और 80 रुपीज़ का $1 है, तो इसका मतलब $1 की वैल्यू क्या है, 500 ग्राम। और उसी समय पर मान लीजिए चीन में 5 युआन की वैल्यू है $1 और $1 की वैल्यू है 500 ग्राम चाय, मान लीजिए ये सिचुएशन है। और इस पर अमेरिकन बायर अपने टेस्ट के हिसाब से फिर कि इंडिया की चाइना से मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि $1 में मुझे तो इंडिया से भी 500 ग्राम मिलता है और चाइना से भी 500 ग्राम चाय मिलता है। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम चेंज हो जाए, किसी कारण से ऐसा हो कि चाइना में $1 की वैल्यू जो पहले 5 युआन थी उसे बदल के हो गए $1 की वैल्यू 7 युआन, या हम कहें डॉलर स्ट्रांग हो गया और युआन वीक हो गया, और अगर इस समय पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई में कोई चेंज ना आया हो, तो सिचुएशन क्या होगी कि अब $1 में आप 500 ग्राम नहीं, $1 में अब आप 700 ग्राम चाय खरीद सकते हैं। 700 ग्राम्स यू कैन बाय, बिकॉज द वैल्यू ऑफ $1 हैज़ बिकम 7 युआन, क्योंकि युआन वीक हो चुका है। तो फिर अब अमेरिकन बायर क्या सोचेगा कि भाई इंडिया से तो $1 में 500 ग्राम मिलता है, लेकिन चाइना से 700 ग्राम मिलता है, तो आई विल बाय द चाइनीज़ टी। तो इस हिसाब से चाइना के एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा ग्राहक मिल जाएंगे, कस्टमर मिल जाएंगे, और उनकी मौज हो जाएगी। अब प्रश्न आता है, ये तो बराबर है, पर चीन के युआन को ऐसे वीक कैसे किया जा सके? या मान लीजिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए $1 इक्वल 5 युआन, और जानबूझ के कुछ करतब लगा के, ट्रिक्स लगा के इसको हम कैसे वीक कर दे कि $1 7 युआन का हो जाए। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, चाइनीज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितने डॉलर्स आते हो, तो चाइना का सेंट्रल बैंक या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वो सारे डॉलर खरीद के शॉर्टेज क्रिएट कर दे, तो डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी, तो डॉलर महंगा हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन कि इस तरफ जो युआन है तो चीन दे दनादन बहुत ज़्यादा युआन प्रिंट कर दे, मार्केट में सप्लाई कर दे, तो भी क्या इक्विलिब्रियम ऐसा हो जाएगा कि डॉलर के मुकाबले युआन ज़्यादा हो जाएंगे, तो $1 5 की जगह 7 युआन का हो सकता है। आप कहेंगे तो बराबर है ना, तो फिर भारत ने भी इसी तरह अपनी लोकल करेंसी को वीक कर देना चाहिए, अंडर वैल्यू करा देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो डू द सेम कि $1 का 50 नहीं 80 रुपये करवा देते हैं। भाई समझो ये दो-धारी तलवार है, इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि वीक करेंसी होगी तो जब बाहर से माल इंपोर्ट करोगे तो भी तो आपको 80 रुपये दोगे तो $1 का माल आएगा ना। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब वेन एवर यू आर इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, वो सब महंगा हो जाएगा, तो वो भी अपने हक में नहीं होगा। खैर, तो हमने अंडर वैल्यूड युआन समझा। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व एक सिंपल कंसेप्ट हम देख लें कि 2019 में इंडिया में मान लीजिए $120 आ रहे हो, जब भी हमने एक्सपोर्ट किया हो तो कुछ डॉलर कमाएंगे, फॉरेनर्स हमारे देश में एफडीआई इन्वेस्टमेंट के पैसे लाएंगे। सामने इंडिया से सपोज $100 बाहर जा रहे हैं, जब हमने कुछ माल इंपोर्ट किया हो हमने पैसा पे किया हो, जब हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ने गए हो हमने पे किया हो वगैरह। तो यहाँ प्लस माइनस आप डिफरेंस समझो, इनकमिंग आउटगोइंग का हो रहा है। 120 आया, 100 बाहर गया, तो सरप्लस है $20 का। ये $20 जाए आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में। फिर क्या होगा, 2020 में मान लीजिए कोरोना क्राइसिस है, बाहर से पैसा कम आ रहा है, मान लीजिए सिर्फ $50, और इंडिया का बहुत सारा पैसा आउटगोइंग में बढ़ जाए, $100 बाहर जा रहा है, तो प्लस माइनस इधर होगा डेफिसिट $50 का। तब आरबीआई ने क्या करना पड़ेगा, ये आग बुझानी पड़ेगी, वरना रुपया बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की तकलीफ आ जाए। तो 50 की उसको लॉस पे करनी है, $20 वो अपने फॉरेक्स रिजर्व से करेगा, और बाकी 30 किधर से लाएगा, जवाब है IMF से लोन लेके आएगा, जैसा ये श्रीलंका या पाकिस्तान के रोज के वांदे चलते हैं। इसको और रिफाइन तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो यूपीएससी की बात है। ये आपके वर्ल्ड अफेयर्स चैनल के अंदर
जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाए जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियोस देखते हैं, तो इनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पूरी थियरी में मैं नहीं जा रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है। हालांकि यूपीएससी का नाम लिया है तो तैयार हो जाइए। 28 अप्रैल रविवार को टीवीएफ एस्पायरेंट सीरीज़ के संदीप भैया यानी सनी आहूजा जी वो एक लाइव गेम शो करने वाले हैं, जहां पर ऐसे जनरल नॉलेज के सब क्विज किए जाएंगे। आप घर बैठे इनाम भी जीत सकते हैं और अलग अलग यूपीएससी टॉपर्स जिनको अनअकैडमी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पूरा लाइव कार्यक्रम है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ इट। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समझो कि ये एक्सपोर्ट और एफडीआई के जरिए इंडिया ने भी पैसा कमाया है, चाइना ने भी पैसा कमाया, लेकिन हम उनकी तरफ बदमाशी नहीं करते, अपने लोकल करेंसी को अंडर वैल्यू नहीं करते, ज़बरदस्ती का डॉलर खरीदते नहीं, ज़बरदस्ती का रुपये का सप्लाई बढ़ाते नहीं। तो अपने मतलब आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में करीब 500-600 बिलियन डॉलर्स रहते हैं। चीन के पास तो बहुत ज़्यादा है, 3000 बिलियन डॉलर या हम कहें 3 ट्रिलियन डॉलर। अब इतने सारे पैसों का वो क्या करेगा? तो जवाब है वो अलग अलग जगह उसको इन्वेस्ट करेगा। जैसे कुछ तो पैसा वो फॉरेन करेंसी में रखेगा, कुछ के वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड खरीदेगा, कुछ का गोल्ड खरीदेगा, कुछ आईएमएफ में डिपॉजिट करेगा जिसको हम कहते हैं एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो मेन चीज़ अब है कि चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व में इतने सारे डॉलर्स पड़े हैं, उसमें से वो कुछ के अमेरिकी बॉन्ड्स खरीद लेता है। तो यानी कि चीन ने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया और अमेरिकन सरकार उसको इंटरेस्ट पे करेगी, और जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जब 10 साल 20 साल, तो उसके बाद मूलधन यानी प्रिंसिपल भी वापस आएगा। तो ये गेम चल रहा है। अब यहाँ से तकलीफ शुरू होती है, तीसरा मुद्दा, कि चाइना इज नाउ डंपिंग यूएस बॉन्ड्स या बॉन्ड सेल ऑफ करके वो भाग रहा है। आप देखिए पिछले समय से मतलब 2000 ये जो भी 10 होगा उसके मुकाबले बहुत गिर रहा है। लगभग कहा जाता है 40% उनकी जो होल्डिंग थी उसके सारे बॉन्ड्स वो बेच चुके, और अभी भी करीब 27 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बिल्स पिछले 6 दिनों में उन्होंने बेच दिए। ये यूएस बॉन्ड्स या यूएस ट्रेजरी बिल क्या होता है? यूएस सरकार को पैसा लोन में चाहिए, इसलिए उन्होंने मार्केट में इशू किए होते हैं, तो बाकी सब इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चाइना ने भी किया था, लेकिन आजकल चाइना उसको बेचकर सेकेंडरी मार्केट में उसको बेचकर निकल रहा है। देखिए प्राइमरी मार्केट मतलब पहली बार जब अमेरिका ने इशू किया होगा तो वो प्राइमरी मार्केट है जहाँ से चीन ने वो खरीदा होगा। उसके बाद जस्ट लाइक हम यूज्ड कार बेच देते हैं, सेकेंडरी मार्केट उसको बोलते हैं, उसी तरह चाइना भी इसको बेच के निकल रहा है, तो वो सब है सेकेंडरी मार्केट। मान लीजिए ये 10 साल की मैच्योरिटी के बॉन्ड और ये तीसरे साल पे एग्जिट मार रहा है, तो ये रीसेल कर रहा होगा किसी और इन्वेस्टर को, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो यूएस बॉन्ड का सेल ऑफ कर रहा है चाइना, क्या कारण हो सकते हैं? या तो उसकी मजबूरी है, या वो अपना रिस्क कम करना चाहता है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी कि ये चीन का मास्टर स्ट्रोक है जिसकी मदद से चीन अमेरिकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, म्यूचुअली एश्योर्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन MAFD ऐसा कुछ कर रहा है, समझते हैं। पहला हम मुद्दा समझे कि डी रिस्किंग मतलब मजबूरी है, उसको लगता है रिस्क बढ़ जाएगा इसलिए मैं थोड़ा निकल लेता हूँ, या कि मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता हूँ। आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया, आपका डीमैट अकाउंट है, टाटा मोटर्स, मारुति मोटर्स, सिर्फ गाड़ियों के शेयर खरीदे हैं, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ जाए तो क्या करना चाहिए? टाटा मोटर्स का शेयर लिया, इन्फोसिस का शेयर लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लिया, अलग अलग सेक्टर में रखो, तो क्या डाइवर्सिफाई। तो उसी तरह चाइना की जो 3 ट्रिलियन डॉलर की फॉरेक्स रिजर्व है उसको उसने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया होगा। कुछ तो अमेरिकन डॉलर्स या उसके बॉन्ड्स खरीदे होंगे, कुछ यूरो के बॉन्ड खरीदे होंगे, कुछ पाउंड के, कुछ जापानीज बॉन्ड खरीदे होंगे, कुछ गोल्ड खरीदा होगा, और कुछ पैसा उसने IMF में डिपॉजिट किया होगा जिसके सामने उसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी SDR मिले होंगे। तो मान लो कि सिचुएशन ए शुरुआती ऐसी है कि इसका फॉरेक्स रिजर्व का 60% वो डॉलर में इन्वेस्टेड है और 8% 8% वो गोल्ड में इन्वेस्टेड है। मान लीजिए दिस इज द सिचुएशन बिफोर, और चीन को लगता है नहीं भाई इसमें मेरा जोखिम बढ़ रहा है, मुझे डॉलर की होल्डिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, तो वो डॉलर वाले ये जो अमेरिकी बॉन्ड है उसको बेच देगा, उसको डॉलर मिलेंगे, और उसकी मदद से मान लीजिए वो गोल्ड खरीद ले, क्योंकि उसको लगे आजकल गोल्ड का भाव बढ़ रहा है उसमें मज़ा ज़्यादा है, या बाकी सरकारों के, बाकी देशों की सरकारों के बॉन्ड खरीदे। तो वो अगर ऐसा करे तो हम क्या करें? डाइवर्सिफाई कर रहा है, डी रिस्क कर रहा है, या ज़्यादा करेक्ट टेक्निकल वर्ड होगा यहाँ पर डी डॉलराइजेशन कर रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है जब भी कोई देश की सरकार या सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का जो प्रभुत्व है, डोमिनेशन है, उसको थोड़ा कम करे, और साथ ही साथ जो बाकी देशों के साथ सेटलमेंट करते हैं उसमें भी डॉलर का उपयोग कम करे। जैसे इंडिया ने आजकल किया कि रशिया के साथ सीधा रुपये में पेमेंट कर लेंगे, म्यांमार के साथ सीधा रुपये में पेमेंट कर लेंगे जब भी वहाँ से माल इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना ऐसा डी रिस्किंग, डाइवर्सिफिकेशन या डी डॉलराइजेशन क्यों कर रहा है? पहला कारण कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद स्विफ्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो क्या काम करती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग भेजने का काम करती है।
तो क्योंकि वेस्टर्न पावर्स अमेरिका यूरोप का दबदबा है तो उन्होंने रशिया को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बैन करा दिया। इसलिए रशिया के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, खासकर डॉलर ट्रांजैक्शन मुश्किल हो गए। तो चीन पहले से ही अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई मेरे साथ भी, मुझे भी कल उठ के स्विफ्ट से बैन करा दे जब मैं ताइवान पे अटैक करूंगा, उससे पहले मैं ही थोड़ा कम कर लेता हूँ डॉलर होल्डिंग। दूसरा, क्योंकि महंगाई अमेरिका में भी बढ़ रही है और उसके चलते डॉलर का जो परचेजिंग पावर था कि $1 में मान लीजिए 10 किलो आलू आते थे, अभी कम आते हो, तो चीन को लगता है अभी इसमें मज़ा नहीं, कुछ और लेते हैं। तीसरा कारण कि गोल्ड वो ज़्यादा सुरक्षित बेट है आजकल अनसर्टेनिटी के ज़माने में। तीसरा कारण, देखिए मैंने आपको बताया कि $1 अगर 5 युआन में बिकता है, उसकी जगह $1 अगर 7 युआन में बिके तो ये अच्छी बात होगी चीन के लिए, क्योंकि उसके एक्सपोर्टर को मजा आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, दो-धारी तलवार है। फिर अगर डॉलर और स्ट्रांग हो गया और युआन और कमज़ोर हो गया कि $1 का 8 युआन हो जाए तो ये तो भाई आग लग जाएगी। युआन का बहुत कमज़ोर होना भी चीन के हक में नहीं है, क्योंकि फिर चीन जब बाहर से ऑयल इंपोर्ट करेगा, मेडिसिन इंपोर्ट करेगा, तो वो सब महंगे हो जाएंगे। और ऐसा कब हो सकता है? जब डॉलर की अति शॉर्टेज हो जाए तो आग लग जाएगी। और ऐसी शॉर्टेज क्यों हो रही है पिछले कुछ सालों से? एक तो यूएस फेड टेपरिंग, जिसके तहत अमेरिका ने खुद डॉलर का सप्लाई कम किया है, लोन्स महंगे किए हैं क्योंकि उनको वहाँ पर महंगाई से लड़ना है। तो बाकी सब इन्वेस्टर इधर से पैसा निकाल के उधर जा रहे हैं, ये एक तकलीफ है। दूसरा, रशिया यूक्रेन क्राइसिस और उसके बाद पूरी इंटरनेशनल सिचुएशन जो बदल रही है। तो चीन को लगा कि अगर ये $1 7 युआन तो था, अब ये गिर के $1 8 युआन हो जाएगा तो ये आग में मुझे इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये आग कैसे बुझाएगा? फायर ब्रिगेड बन के अपने फॉरेक्स रिजर्व से उसने डॉलर को छिड़कना होगा, तभी ये डॉलर की शॉर्टेज कम हो पाएगी। और वो कैसे छिड़केगा? तो भाई पहला स्टेप पे अमेरिका के ये बॉन्ड्स चीन बेचेगा, तो चीन सरकार या सेंट्रल बैंक को डॉलर्स मिलेंगे और उस डॉलर्स को वो फॉरेक्स डीलर को, चीन के बाकी कमर्शियल बैंक्स को वो बेचेगा, ताकि बाकी इन्वेस्टर जो उधर से भाग रहे हैं डॉलर निकाल के, उनको ये सप्लाई करे और सप्लाई डिमांड स्टेबल रहे। जो ऑपोजिट कारण है कि चीन ये बॉन्ड इसलिए बेच के भाग रहा है क्योंकि वो चाहता है म्यूचुअली एश्योर्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन, MAFD ऑफ USA। वो ऐसी बात है कि चीन जैसे ये बॉन्ड डंपिंग या सेल ऑफ करेगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ जाएगी। यील्ड बढ़ जाएगी तो जब नेक्स्ट टाइम बिडेन नए फ्रेश बॉन्ड्स इशू करेंगे तो उस वक्त उन्होंने ज़्यादा ब्याज ऑफर करना पड़ेगा, वरना इन्वेस्टर बोलेगा कि ये पुराने बॉन्ड में हमको ज़्यादा यील्ड मिलता है तो हम तो उसी में रहते हैं, हम नया वाला नहीं लेना है। ये जो मुद्दा है बॉन्ड यील्ड पर क्या असर होती है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़े, लेकिन क्योंकि वो अभी चीन का प्राइमरी मोटिव है नहीं तो इसमें हम ज़्यादा जा नहीं रहे। तो कुल मिलाकर जो बात थी कि चीन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो मोर ऑफ दिस की वो मजबूरी और डी रिस्किंग और डी डॉलराइजेशन का कारण ज़्यादा है और ये मास्टर स्ट्रोक टाइप की चीज़ वो कम है। खैर मित्रों, वापस मैं आप सबको इनवाइट करूं इस रविवार को अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल पर संदीप भैया उर्फ सनी आहूजा द्वारा लाइव गेम शो होगा। जनरल नॉलेज के सवाल आप घर बैठे इनाम जीत सकते हैं। UPSC टॉपर्स अपनी स्ट्रेटेजी, सक्सेस मंत्र शेयर करेंगे और 2 बड़े रिवील भी होने वाले हैं। तो अगर आप खुद से या आपके कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन वगैरह UPSC की इच्छा रखते हैं, डू पार्टिसिपेट इन दिस। लाइव इवेंट है, लाइव जुड़ेंगे तो आप ये सब इनाम जीत सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.